ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस एक ऐसा टॉपिक जो कि हमें सी प्लस प्लस के हर एक स्टेप पे बहुत काम आएगा और उसी के साथ साथ एग्जाम्स में एक अच्छा स्कोर दिलाएगा। सो गाइज वेलकम बैक टू सीखो विद इशिका एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं विद ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम किसी वैल्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब कुछ ऑपरेशन जो कि हम बचपन से पढ़ते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर और भी ऐसे ऑपरेशंस जो कि हम बचपन से जानते हैं, राइट। तो इन ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करते हैं यूजिंग कुछ सिंबल्स। जैसे एडिशन के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस सिंबल का। सो प्लस सिंबल यहाँ पे क्या है? प्लस सिंबल यहाँ पे एक ऑपरेटर है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं माइनस का, तो माइनस यहाँ पे एक ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर जिसकी मदद से हम वैल्यू पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे कोडिंग के अंदर, हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो वन बाय वन हम उन सारे ऑपरेटर्स को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं उन टाइप से जो कि हमारी सी प्लस प्लस के अंदर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड होते हैं रिलेशनल, थर्ड लॉजिकल, देन फोर्थ असाइनमेंट, फिफ्थ इंक्रीमेंट, देन बिट वाइज, देन स्पेशल एंड देन कंडीशनल। इनको हम वन बाय वन समझते हैं बहुत ही अच्छे से। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो कि हम एक बेसिक मैथ्स के अंदर पढ़कर आए हैं, वो ऑपरेटर्स जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक और जो कि है मॉड्यूलस। अब यहाँ पे एडिशन के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस ऑपरेटर का। एग्जाम्पल है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो वैल्यूज़ हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग प्लस सिंबल। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए है माइनस, देन मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं एस्ट्रिक सिंबल का, देन उसके बाद डिवीजन के लिए हम सिंपली ये स्लैश का यूज़ करते हैं एंड मॉड्यूलस के लिए हम परसेंटेज साइन का यूज़ करते हैं। तो मॉड्यूलस सिंपली प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेट करता है रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। प्रोग्रामिंग के अंदर किन्हीं दो नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। अब प्रोग्रामिंग के अंदर मॉड्यूलस कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती है जो कि हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अभी बढ़ते हैं हम आगे अगले ऑपरेटर्स की तरफ जो कि है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कि कोई दो वैल्यूज़ या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन बताते हों, वो ऑपरेटर्स क्या है? पहला ऑपरेटर है इक्वल टू। इक्वल टू जनरली हम मैथ्स में ये पढ़कर आए हैं, बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको बोलते हैं इक्वल्स टू। ये हमें बताता है कि क्या जो दो वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ए और बी की, तो ए के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 6 और बी के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 7। तो क्या 6 इक्वल है 7 के? क्या ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं? नहीं है, तो ये रिटर्न करता है यहाँ पे फॉल्स। और अगर मैं कहूँ कि ए और बी के अंदर दोनों में सेम वैल्यू स्टोर्ड है, फॉर सपोज इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा ट्रू। देन सेकंड ऑपरेटर आता है नॉट इक्वल टू, कि यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ जो है राइट और लेफ्ट वाली वैल्यूज़ दोनों इक्वल नहीं है। अगर a नॉट इक्वल टू b है तो इस केस के अंदर ये रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर ये बात गलत निकल जाती है कि a और b इक्वल है तो ये रिटर्न करता है हमें फॉल्स। देन नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन। दैट मीन्स कि अगर लेफ़्ट वाली वैल्यू जो है, फॉर सपोज हम लेते हैं a, अगर वो ग्रेटर है अपनी राइट वाली वैल्यू से तो वो रिटर्न करता है ट्रू। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि क्या 3 ग्रेटर देन 7 है, तो ये रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि ये ट्रू नहीं है। देन नेक्स्ट जो है ऑपरेटर दैट इज़ लेस देन। सिमिलर केस के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि क्या 2 लेस देन है 5 से है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा हमें ट्रू। देन नेक्स्ट है ग्रेटर और इक्वल। क्या जो वैल्यू है वो ग्रेटर या फिर इक्वल में से कोई एक चीज़ है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि क्या 3 ग्रेटर या इक्वल है 3 से, तो इस केस में ये रिटर्न करेगा क्या? ट्रू। क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि अगर 3 ग्रेटर नहीं है बट इसका जो दूसरा रिलेशन है इक्वल का वो तो पूरा हो रहा है, तो इसको यहाँ हम कंसिडर करते हैं एज एन ग्रेटर और इक्वल। इसी तरीके से एक और आता है लेस देन और इक्वल। तो ये हमारे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स है जो कि रिलेशन बताते हैं कोई दो वैल्यूज़ के बीच का। क्या क्या हो गए? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो काम करते हैं कंडीशंस पे, कि ठीक है ये परफॉर्म करे जाते हैं कंडीशंस पे हमेशा। जैसे कि इसके अंदर 3 ऑपरेटर्स आते हैं, एंड ऑपरेटर, और नॉट। क्या है ये सब? एंड ऑपरेटर जिसको हम दिखाते हैं इस सिंबल से, और ऑपरेटर को हम दिखाते हैं इस सिंबल से, एंड नॉट को हम दिखाते हैं एक्सक्लेमेशन सिंबल से, राइट। अब ये एग्जांपल्स के अंदर हम देखें तो ये काम किस पे कर रहे हैं? कंडीशंस पे कर रहे हैं, है ना। जैसे कि एंड ऑपरेटर के लिए
हमने यहाँ पे दो कंडीशंस को लिया है कि ये जो पूरी लाइन है ये ऐसा समझाना चाह रही है कि अगर ये जो दोनों कंडीशंस है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, अगर ये दोनों सही है तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ए की वैल्यू लेती हूँ 3 और बी की वैल्यू लेती हूँ 7। अब इसको हम इधर डाल के देखते हैं, तो क्या 3 ग्रेटर देन 5 है एंड क्या b लेस देन 10 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि क्या 3 ग्रेटर देन 5 है? नहीं है। क्या 7 लेस देन 10 है? हाँ है। तो इस केस में क्या रिटर्न करना चाहिए? इस केस में ये रिटर्न करना चाहिए फॉल्स, यानी कि यहाँ भी लॉजिकल एंड होगा, यानी कि उसका मतलब है कि दोनों ही कंडीशंस जो है वो ट्रू होनी चाहिए, है ना, तो ही वो आगे एग्जीक्यूट होगा। अगर उनमें से एक भी ट्रू नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देन आता है और ऑपरेटर। लॉजिकल और के अंदर अगर दो कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो उस केस में हम इसको ट्रू मान सकते हैं पूरे को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये सेम चीज़ लेते हैं यहाँ पे कि क्या 3 ग्रेटर देन 5 है एंड लगाते हैं और ऑपरेटर, ठीक है, तो ये इस केस में रिटर्न करेगा ट्रू। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और ऑपरेटर है, इन दोनों में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रही है। कौन सी? ये सेटिस्फाई कर रही है, तो यानी कि ये पूरा ट्रू माना जाएगा। और को हम मानते हैं एज एन ऑप्शन कि या तो ये या फिर ये वाला, और एंड को हम मानते हैं कि दोनों ही होना चाहिए। देन आता है नॉट। नॉट जो है हम किसी कंडीशन पे लगा सकते हैं। बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि ए यहाँ पे मेरा 3 है, क्या 3 ग्रेटर देन 5? जो भी आएगा उसको आप, उस रिजल्ट को आप उल्टा कर दो, तो यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 5 क्या है? फॉल्स है। तो उस फॉल्स को अगर हम यहाँ पे नॉट से उल्टा कर दें तो वो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा यहाँ पे ट्रू। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि वैल्यूज़ को असाइन करते हैं, राइट। इसके अंदर सबसे पहला ऑपरेटर आता है असाइन ऑपरेटर। ठीक है, ये जो ऑपरेटर है इसको हम यहाँ पे कहते हैं असाइन ऑपरेटर। ये वैल्यूज़ को असाइन करने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक वेरिएबल a, दूसरा वेरिएबल है b। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसके अंदर इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो b की वैल्यू है उसको मैं असाइन कर रही हूँ टू a, यानी कि b की वैल्यू जो है अब वो कहाँ है? a में भी है, राइट। तो सिंपली राइट में जो वैल्यू होती है आप उसको असाइन कर रहे हो लेफ़्ट की वैल्यू को, सो वो काम होता है असाइन ऑपरेटर का। या फिर सिंपली हम कोडिंग के अंदर जब ये लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि a वेरिएबल जो है वो कंटेन करेगा वैल्यू 7 को, तो ये होता है असाइन वेरिएबल। देन नेक्स्ट आता है ऐड एंड असाइन। ऐड एंड असाइन का मतलब क्या है कि आप जो है वैल्यूज़ को ऐड कर दो और फिर उसको असाइन कर दो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं a ऐड एंड असाइन b, है ना, जिसमें a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू हम मान लेते हैं 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे काम करेगा ये इस चीज़ का कि a के अंदर आप डाल दो वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी कि इसके अंदर a के अंदर अभी करंट वैल्यू क्या डलेगी? a के अंदर जो रिजल्टिंग वैल्यू होगी वो होगी 17, कि आप जो है ऐड करके असाइन कर रहे हो। सिमिलरली काम करता है सब्ट्रैक्ट असाइन, जिसके अंदर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और इसको एलैबोरेट करें तो ये होगा कुछ इस तरीके का। देन मल्टीप्लाई असाइन में भी सेम चीज़ है, a मल्टीप्लाई हम करते हैं एस्ट्रिक सिंबल से, देन उसके बाद में हम इसको एलैबोरेट कर सकते हैं एज एन a एस्ट्रिक b, राइट, कि इन दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप डाल दो इधर। देन नेक्स्ट आता है डिवाइड एंड असाइन। उसके अंदर भी हम सेम चीज़ फॉलो करते हैं इस तरीके से कि जो राइट साइड के अंदर जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी उसको आप डाल दो लेफ्ट वाले के अंदर। एंड मॉड्यूलस एंड असाइन सिमिलर है इन सब से, तो इस तरीके से हम पूरे असाइनमेंट ऑपरेटर्स को समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ, दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, द ईजीएस्ट वन येट मोस्ट आस्क्ड। ठीक है, तो 2 मार्क्स के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो इंक्रीमेंट का मतलब है सिंपली वैल्यू को इंक्रीज करना, डिक्रीमेंट का मतलब है कि वैल्यू को डिक्रीज करना, एंड इनके अंदर क्या होता है? डिक्रीज और इंक्रीज बाय 1 ओनली। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 4, ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे a को इंक्रीमेंट करना है, तो इंक्रीमेंट होकर इसके अंदर वैल्यू आएगी 5। सिंपली मैं इंक्रीमेंट को अगर दिखाऊं तो इंक्रीमेंट को मैं इलेबोरेट करके लिख सकती हूँ कुछ इस तरीके से भी, है ना। यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिखाते हैं हम विथ प्लस प्लस, ठीक है। तो ये चीज़ अगर मैं जब ऐसे लिखती हूँ तो इसको भी मैं कहूँगी इंक्रीमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर भी 2 तरीके के इंक्रीमेंट होते हैं, पहला होता है प्री इंक्रीमेंट, दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट की बात करें तो जब सिंबल पहले लग जाए वेरिएबल से तो उसको कहते हैं हम प्री इंक्रीमेंट।
इसके अंदर सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर वैल्यू होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ कि a जो है वो 4 है ना। अब मैंने इस पे अप्लाई करा है प्री इंक्रीमेंट यानी कि प्लस प्लस a को। अब अगर मैं a को प्रिंट कराती हूँ तो a इस केस के अंदर प्रिंट होगा 5, एक से इंक्रीमेंट होके। बट सेम अगर मैं बात करूँ पोस्ट इंक्रीमेंट की, जिसके अंदर सिंबल लगता है वेरिएबल के बाद में, तो यानी कि यहाँ पे पहले वेरिएबल आता है उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। तो अगर मैं बात करूँ कि a4 है और उस पर मैंने अप्लाई करा है पोस्ट इंक्रीमेंट को और मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ, तो प्रिंट कराते वक्त जो आउटपुट आएगा वो आएगा सबसे पहले 4 एंड उसके बाद अब इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब जब अगली बारी के अंदर आप इस a को प्रिंट कराओगे तब वो वैल्यू प्रिंट करके देगा 5 को। तो इंक्रीमेंट दोनों में हो रहा है, बस फ़र्क ये है कि जब आप प्री इंक्रीमेंट करते हो तो जब वैल्यू प्रिंट कराते टाइम पे वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू को एज एन आउटपुट देता है और पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर वो इंक्रीमेंट से पहले वाली वैल्यू को एज एन आउटपुट देता है। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी, जिसको हम यूज़ करते हैं एज एन a माइनस माइनस या फिर लिख सकते हैं माइनस माइनस a। तो ये तो होता है पोस्ट डिक्रीमेंट और ये होता है प्री डिक्रीमेंट। तो फॉर एग्जांपल a है हमारे पास 3, ठीक है, जिस पे मैंने करा है पोस्ट डिक्रीमेंट और मैं उसको प्रिंट करा रही हूँ, है ना। प्रिंट कराते हैं हम यूजिंग सी आउट मैंने कराया इसको, ठीक है, a माइनस माइनस करके। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा आउटपुट एज एन 3 ही ओनली। क्यों, डिक्रीमेंट परफॉर्म नहीं हुआ क्या, डिक्रीमेंट परफॉर्म हुआ, लेकिन पोस्ट डिक्रीमेंट होने के कारण सबसे पहले वैल्यू प्रिंट करी गई, उसके बाद में डिक्रीमेंट हुआ। तो अब जब आप अगली बार के अंदर इसको प्रिंट कराओगे खाली a को, तब वो प्रिंट करके देगा हमें क्या, 2। और प्री डिक्रीमेंट के अंदर सबसे पहले वो डिक्रीमेंट करेगा, जैसे कि a है 3 और आपको इसको प्रिंट कराना है, तो हम कराएंगे माइनस माइनस a को प्रिंट। तो ये हमने कराया प्री इंक्रीमेंट, तो उसके अंदर वो हमें क्या देगा, हमें वो डिक्रीमेंटेड वैल्यू देगा एज एन आउटपुट। तो अब हमारे पास अगले ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये होते हैं इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स। इनको समझो कि आप जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो बाइनरी बिट्स ऑफ इंटीजर्स पे, है ना। इस लाइन को हम ध्यान रखेंगे। बिट्स वो फॉर्म है जिसके अंदर मशीन जो है वो नंबर्स को स्टोर कर रही है। फॉर एग्जांपल हमारे एक नॉर्मल इंटीजर हम लेते हैं 5, ठीक है, ये हमारे लिए 5 है, लेकिन मशीन इसको जिस फॉर्म में स्टोर कर रही है वो होते हैं बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में हम कह सकते हैं 0 1 के फॉर्म में ये स्टोर कर रही है ना। तो ये जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करे जाते हैं इन सिंगल बिट्स पे, ठीक है, इन बाइनरी बिट्स पे परफॉर्म करे जाते हैं। बिटवाइज एंड है, एक्सॉर है, कॉम्प्लीमेंट है, या फिर हम इसको कह सकते हैं नॉट है, ठीक है। तो थोड़ा सिमिलर है लॉजिकल से, बट डिफरेंस क्या है कि एक इंडिविजुअल बाइनरी बिट्स पे काम करते हैं, है ना। किस पे काम करते हैं, बाइनरी बिट्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर कभी कभी डिफरेंस हमसे पूछ लिया जाता है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो कंपेयर करते हैं कंडीशंस के बीच में, है ना, और उनके सिम्बल्स भी अलग होते हैं, ऑपरेटर्स अलग होते हैं दोनों की। और बिटवाइज ऑपरेटर्स काम करते हैं बाइनरी बिट्स ऑफ इंटीजर्स पे, यानी कि एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं तो इंटीजर जो कि एक 5 है वो मशीन के अंदर बाइनरी बिट्स के फॉर्म में स्टोर होगा, 0 1 के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये जो है ऑपरेशंस इन सिंगल इंडिविजुअल बिट्स पे परफॉर्म करी जाती है। अब क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं, सबसे पहला होता है बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं a एंड b का। a की वैल्यू मैं मानूं 4 है और b की वैल्यू हम ले लेते हैं 3। अब इन पे जो है कुछ रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करा जाएगा, ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली रिटर्न करी जाएंगी वैल्यूज़, और रिटर्न किस फॉर्म में होगी, 0 या 1 की फॉर्म में होगी। अगर हम बात करें बिटवाइज के ट्रुथ टेबल की, तो ट्रुथ टेबल के अंदर हम फॉर सपोज ले लेते हैं 2 वेरिएबल्स को, ठीक है, p और q। अब क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है तो यहाँ पे हम जितनी रोज़ बनाएंगे वो बेस्ड होगी अपॉन 2 टू द पावर n के, है ना। 2 टू द पावर n यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे कितने हैं, 2। तो रोज़ कितनी होगी यहाँ पे, 2 टू द पावर 2, दैट इज़ 4 रोज़ होगी। अब उसके अंदर कैसे डिवाइडेड होता है, 0 0 1 1, 0 और 1 की फॉर्म में ट्रुथ टेबल पूरी बनती है। अब इसका ये हाफ हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है 0 1 0 1। अब हमें बिटवाइज एंड की ट्रुथ टेबल अगर बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं, देखो जहाँ पे भी अगर दोनों में से एक में भी 0 आ रहे हैं तो बिटवाइज एंड क्या होगा, 0 ही होगा। देखो यहाँ पे 0 आ रहा है एक में तो ये 0 हो गया, है ना। इधर 0 आ रहा है इन दोनों में से एक में तो ये 0 हो गया, इन दोनों में से एक में 0 आ रहा है तो ये भी 0 हो गया। अब इधर एक भी 0 नहीं है तो आप इसको कह दो कि ये 0 नहीं हुआ। तो बिटवाइज एंड जो है वो रिटर्न करता है ये वैल्यूज़ जब भी हम ट्रुथ टेबल से कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो है ये कंप्यूटर अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देगा। जब मैं लिखूँगी 4 एंड
3, तो ये कुछ अपने हिसाब से 0 या 1 की फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करके देता है। सिमिलरली हमारे पास आता है एक्सॉर। एक्सॉर जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ऑपरेटर के साथ में। ट्रुथ टेबल के हिसाब से देखें और मुझे कैलकुलेट करना है बिटवाइज एक्सॉर को, तो मैं देखूंगी कि इन दोनों वेरिएबल्स में से अगर कोई भी एक डिफरेंट है ना, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू जब डिफरेंट हो जाएगी तो हम डायरेक्टली 1 लिख देंगे। जैसे अगर इस केस के अंदर P और Q जो है वो दोनों सेम है, 0 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, है ना। और अगर इधर जो है 0 और 1 यानी अलग अलग है तो उस केस में हम जो है लिखेंगे 1, है ना। सेम इधर डिफरेंट है तो हमने यहाँ लिखा 1, यहाँ पे सेम है 1 और 1 वैल्यू तो इधर हम लिखेंगे 0। तो इसमें हम ध्यान रख सकते हैं कि या तो ये ध्यान रख लो कि जब दोनों की वैल्यूज सेम है तब आप 0 लिख रहे हो, है ना, या फिर ये ध्यान रख लो कि जब दोनों की वैल्यूज अलग है तो फिर आप जो है 1 लिख रहे हो। कुछ भी इनमें से हम अपना ट्रिक बना के याद रख सकते हैं, ठीक है। देन अगला आता है कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉट। नॉट होता है सिंपली अगर मैं कहूँ कि मैंने लिखा है नॉट ए, सो दैट मीन्स कि ए की जो भी वैल्यू होगी वो उससे अपोजिट हो जाएगी। अगर ए जो है अभी 0 है तो वो क्या हो जाएगा, ए नॉट होने पे 1। देन आता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो बिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है और राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो बिट्स को राइट में शिफ्ट कर देता है। अब इनके जो पूरे डिटेल्ड नोट्स हैं वो आपको कमेंट्स के अंदर ज़रूर मिल जाएंगे, तो चेकआउट कर लेना उनको। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर्स है दैट इज़ कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इसको हम मानते हैं शॉर्टकट फॉर इफ़ एल्स, ठीक है। जो हमारे इफ़ एल्स कंडीशंस होते हैं उनका शॉर्टकट हम मानते हैं इस कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर को। कैसे काम करता है, ये काम करता है कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं हमारी कंडीशन जो भी है, ठीक है। उसके बाद यूज़ करते हैं ये क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर का, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट होती है स्टेटमेंट 1, नहीं तो फिर प्रिंट होती है स्टेटमेंट 2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेती हूँ ए और बी। ए की वैल्यू मैंने दे रखी है 4, बी की वैल्यू मैंने दे रखी है 3। मैं कंडीशन में लिख रही हूँ कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो सबसे पहले तो आप लिख दो ए इज़ ग्रेटर, नहीं तो आप लिखो बी इज़ ग्रेटर, ठीक है। इसको जब भी कंफ्यूजन हो ना तो इसी तरीके से याद रखना कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आप ए इज़ ग्रेटर लिखो, नहीं तो लिखो बी इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या ए ग्रेटर देन बी है, बिल्कुल है, ट्रू है ये कंडीशन, तो एज एन आउटपुट ये क्या प्रिंट करके देगा, एज एन आउटपुट ये प्रिंट करेगा ये वाली स्टेटमेंट ए इज़ ग्रेटर। तो इस तरीके से हमारा काम करता है कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट ऑपरेटर है हमारे पास दैट इज़ स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स के अंदर सबसे पहला होता है साइज़ ऑफ ऑपरेटर, यानी कि जो किसी भी डेटा टाइप का साइज़ बताता है ना, हमें साइज़ रिटर्न करता है। देन होता है कॉमा ऑपरेटर जो कि हम यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन करनी होती है किसी भी वेरिएबल को। एड्रेस ऑपरेटर जो कि रिटर्न करता है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एम्परसेंड सिंबल। देन उसके बाद में आता है पॉइंटर ऑपरेटर। पॉइंटर ऑपरेटर जो कि बनाता है किसी भी वेरिएबल को पॉइंटर, वो पॉइंटर जो कि पॉइंट करता है टुवर्ड्स दूसरा वेरिएबल, या फिर सिंपली वो वेरिएबल जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता है तो उसको हम पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लगाते हैं एस्ट्रिक सिंबल। तो ये उसका एक सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, कि एक पॉइंटर वेरिएबल आपने बनाया जिसके अंदर एड्रेस स्टोर करा दिया ए नाम के वेरिएबल का। तो ये ऑपरेटर्स जो हैं स्पेशल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, और कमेंट्स के अंदर आप मुझे ज़रूर से बताओगे इन सारे ही ऑपरेटर्स के नेम्स। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग। बाय।